हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के अंदर हमारी जो थर्ड प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज है थर्ड टाइप के अंदर? आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझने वाले हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। यस, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमारी थर्ड प्रकार की प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारा ये जैसे एक एटम है, एटम का ये एक न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस का ये हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर ये क्या है, एक शेल है, और उस शेल के अंदर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब हमारा ये जो एटम है वो एटम हमारा किस प्रकार का एटम है? तो वो एटम हमारा है गैसियस एटम है ना। गैसियस एटम का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा कोई मॉलिक्यूल है H2O2 है ना, ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के दोनों एटम को यदि हम अलग अलग कर देते हैं तो हमें एक सिंगल एटम जो प्राप्त हो रहा है, और वो एटम भी हमारा कौन से स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट के अंदर वो हमारा एटम होना चाहिए। तो गैसियस स्टेट में यदि कोई एटम जो है, उस एटम के ये जो आउटर मोस्ट जो शेल है, मान लो ये पहला शेल है, वही इसका आउटर मोस्ट शेल है ना। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालना है। क्या करना है? इसको बाहर निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को हम देते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक बाहर निकलता नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को देना पड़ेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, इस एटम से बाहर निकल जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है ना, एनर्जी हम जो दे रहे हैं, वो एनर्जी हमारी कहलाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आवश्यक होती है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से रिमूव करना है? तो फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम है ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब आइसोलेटेड मतलब ये जो मॉलिक्यूल है उससे हमने एटम को अलग कर दिया है, तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम है ना, जिसका सिंबल यहाँ पर दिया है X। ये जो X हमारा जो एटम है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ओके, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब वो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं से हमें बाहर निकालना है, उसके ग्राउंड स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल या उसकी ग्राउंड स्टेट से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी हमारी कहलाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये जैसे हमारा गैसियस एटम है जो आइसोलेटेड है ना, ये गैसियस फॉर्म के अंदर है, एटम है, और उस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से ये जो गैसियस एटम जो है वो कौन से आयन के अंदर चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव आयन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम न्यूट्रल एटम, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम, मतलब जिसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है ना, न्यूट्रल एटम के अंदर जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं, तो जैसे ये हमने ये जो न्यूट्रल एटम था उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया है ना, तो ये हमारा क्या बना? X+। ओके, X जो एटम होता है उसका पॉजिटिव आयन बना। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं
तो उस समय जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हम यूज करते हैं उसका हम क्या नाम देंगे, तो उसका नाम हो जाएगा हमारा IE1। इसका मतलब ये होगा कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल हम क्या लिखेंगे, IE फर्स्ट, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, उसके बाद हम जब ये पॉजिटिव आयन है, उस पॉजिटिव आयन से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा डबल पॉजिटिव आयन हमें प्राप्त हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो उस समय जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, है ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हम जो लगाते हैं वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कहलाएगी IE2, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, उसके बाद जो हमारा सेकेंड जो है ना डबल जो पॉजिटिव आयन है उसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है तो हमारा ये ट्रिपल पॉजिटिव आयन हमें प्राप्त होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। उस समय जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वो हमारी कहलाती है IE थर्ड, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसको कहते हैं हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो उसको कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर बात ये समझना है कि ऑलवेज फॉर ऑल एलिमेंट द ऑर्डर इज, मतलब ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनका जो ऑर्डर रहता है वो हमेशा किसी भी एलिमेंट के लिए एक जैसा होता है। और वो ऑर्डर क्या होता है, तो IE फर्स्ट की वैल्यू हमारी कम होती है IE2 से, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वो ज़्यादा होती है जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उससे। ओके, उसी प्रकार जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसमें हमें और ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब IE3 की वैल्यू हमेशा हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी, उससे कम वैल्यू प्राप्त होगी हमें IE2 की, और सबसे कम वैल्यू प्राप्त होगी हमें IE फर्स्ट की। ये जो ऑर्डर है वो कभी चेंज होता नहीं है। अब इसका क्या रीज़न है, ये इस प्रकार का ऑर्डर क्यों रहता है उसको क्लियर करते हैं, है ना। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ओके, उसके बाद हमारा कौन सा आयन बनता है, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो हमारा कौन सा आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, मतलब केटायन बनता है। ओके, जब ये केटायन बन रहा है तो केटायन बनने से उसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उस एटम के अंदर उतना ही होते हैं, मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा तो बाहर वाले जो शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो न्यूक्लियस के द्वारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे उनको वो जो न्यूक्लियस है वो उन इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा। जब ज़्यादा खींचेगा तो वो जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए हमारा जो पॉजिटिव एटम होता है ना, हमारा जो कैटायन होता है, उसमें से यदि हमें एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना हो तो उसके लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और उसके बाद यदि डबल पॉजिटिव आयन है और यदि उसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा डबल पॉजिटिव आयन जो होता है उसका जो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस है वो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, और यदि वो ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है तो उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ही वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकलेगा। ओके, तो हमारा ये ऑर्डर फिक्स हो गया कि IE फर्स्ट की वैल्यू IE सेकेंड से कम होती है और IE सेकेंड की वैल्यू हमारी IE थर्ड से भी कम होती है और IE थर्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रीज़न मैंने जो बताया है ना, बिकॉज इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज आयन, मतलब ये ऑर्डर इस प्रकार का जो प्राप्त होता है तो वो क्यों होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, कि पॉजिटिवली जो चार्ज आयन होता है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है ना, ईजी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, है ना, मतलब हमारा जो एटम होता है उस एटम से यदि हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है
तो वो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑटोमेटिक बाहर जाने वाला नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमेशा हमें एनर्जी की क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। एनर्जी हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, तो हेंस हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं वो हमारी क्या होगी, तो IER ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब IE की वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव प्राप्त होने वाली है, कभी भी नेगेटिव प्राप्त होने वाली नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही रहती है ना। बिना एनर्जी दिए हम इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए IE की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, उसके बाद IE इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है, तो ZeFF। ZeFF मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब एटम का जो न्यूक्लियस है उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो जितना ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों को जितना ज़्यादा खींचेगा उतनी ही हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो एनर्जी हम ज़्यादा दे रहे हैं तो वो ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। कौन प्रोपोर्शनल है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ZeFF मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि IE इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब एटम की जो साइज है वो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही वो न्यूक्लियस उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को कम खींच पाएगा। तो साइज जब ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। जब ज़्यादा नहीं खींच पाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। मतलब कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जितनी साइज ज़्यादा होगी उतनी ही हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब साइज ज़्यादा तो एनर्जी हमें कम आवश्यकता पड़ेगी, मतलब IE की वैल्यू कम हो जाएगी। और यदि साइज जितनी कम होगी उतने ही वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब साइज छोटी तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी। ओके, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कौन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एटॉमिक साइज के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये हमने क्लियर कर दिया कि हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें उसकी वैल्यू कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है ना। तो ये समझने के बाद हमें ये समझना है कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उस आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाते हैं और ग्रुप के अंदर जब अप टू डाउन में जाते हैं तो उस समय ये वैल्यू किस प्रकार से चेंज होती है इसको क्लियर करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पीरियड की। किसकी बात करते हैं, पीरियड। पीरियड के अंदर हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट टू राइट के अंदर जाना है। तो उस समय आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर क्या चेंज होता है उसको सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ। ध्यान से सुनना कि जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो क्या होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो हम भरते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर भरते हैं, उसमें शेल चेंज होता नहीं है। और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है ना, उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचता है। जब वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचता है तो उस समय जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं, मतलब जैसे जैसे राइट में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को वो ज़्यादा खींच रहा है ना, ज़्यादा खींच रहा है तो उधर जो राइट वाले साइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों को हम जब निकालेंगे उस समय हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज यदि बढ़ता है ना, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ZeFF। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ रहा है तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, बढ़ती है। हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ए पीरियड
अक्रॉस लेफ्ट टू राइट, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों होती है उसका रीजन मैंने भी बताया, उसको एक बार और क्लियर कर देते हैं। बिकॉज, है ना, विद इन ए पीरियड, मतलब जब पीरियड के अंदर अक्रॉस लेफ्ट टू राइट, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। तो लेफ्ट टू राइट में जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। और एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब एटम की रेडियस कम हो जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ओके, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑफ एलिमेंट, देन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब उस समय इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड एलिमेंट। सो अक्रॉस लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द IE, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, मतलब लेफ्ट टू राइट में जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे पीरियड की, मतलब पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ग्रुप की। तो ग्रुप के अंदर हमें कहाँ से कहाँ जाना है? अप टू डाउन में जाना है। तो ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस प्रकार से चेंज होती है उसको समझते हैं ना, ध्यान से सुनना। तो आपको पता ही है कि जब हम ग्रुप के अंदर अप टू डाउन में जाते हैं ना, अप टू डाउन में जाते हैं तो एक नंबर ऑफ शेल के अंदर क्या होती है? इंक्रीज होता है, मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं एटम की जो साइज होती है क्या होती है? बढ़ती है। कब बढ़ती है? ग्रुप के अंदर अप टू डाउन में जाते हैं तो एटम की साइज, एलिमेंट की साइज क्या होती है? बढ़ती है। जब एलिमेंट की साइज बढ़ेगी तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो पावर है वो पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि कम हो जाएगा और एटम की साइज बढ़ जाएगी, मतलब हमें उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? कम रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ग्रुप के अंदर अप टू डाउन में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज होता है और एटम की साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी कम रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप के अंदर अप टू डाउन में जाने पर आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब अप टू डाउन में जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज होती है। ओके, तो इसको एक बार देख लेते हैं ध्यान से। तो इन ए ग्रुप आर गोइंग अप टू डाउन, मतलब अप टू डाउन में जाते हैं, द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। अप टू डाउन में जाने पर नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। एक एक शेल इंक्रीज होता है जिससे क्या होता है? देन विद इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, जिससे एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। जब रेडियस इंक्रीज होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑफ एन एलिमेंट, हैंस लो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब उस समय इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, है ना, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके, तो फ्रॉम आउटर वैलेंस शेल, मतलब जो आउटर जो शेल है, जो वैलेंस शेल है, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या रहेगी? कम रहेगी, है ना, लो रहेगी। सो in a group are going up to down, the ionization enthalpy decreases, मतलब अप टू डाउन में जाने पर हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि ग्रुप के अंदर अप टू डाउन में जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखना, एक लास्ट पॉइंट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल फाइंड मैक्सिमा, है ना, एट द नोबेल गैस, मतलब आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी की वैल्यू हमें सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा हमें किस में प्राप्त होगी? तो सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त होती है हमारे नोबेल गैस, है ना। नोबेल गैस मतलब पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप? 18 ग्रुप, है ना, जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जिसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। मतलब उन एटम के अंदर या उन एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है ना। कौन से एलिमेंट के अंदर? 18 ग्रुप के अंदर जो हमारे नोबेल गैस हैं
उनके अंदर। ओके, तो ऐसा क्यों होता है ना, विच हैव क्लोज द वैलेंस शेल, क्योंकि उसके अंदर जो लास्ट वाला जो वैलेंस शेल रहता है वो लगभग क्या रहता है, भरा रहता है। तो जब वैलेंस शेल भरा रहता है मतलब वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, एंड वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब वैलेंस शेल यदि भरा रहता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को जो निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, अन्यथा आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता नहीं है। तो जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो या तो पूरे भरे रहते हैं या फिर हाफ फिल्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर वैलेंस शेल के अंदर 18 ग्रुप के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो पूरे के पूरे भरे रहते हैं, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो वहाँ पर नोबेल गैस के अंदर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ओके, फिर उसके बाद है ना, ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी स्थिति के अंदर क्या हो रहा है, लो IE अकर, मतलब कौन से एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसमें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, मतलब आज थोड़ी सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ऐसे कौन से एलिमेंट है ना, ऊपर वाले के अंदर मैंने नोबेल गैस के अंदर क्या बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। अब ऐसे एलिमेंट कौन से पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे कम रहती है, ऐसे एलिमेंट हमारे कौन से हैं, तो ऑन द अदर हैंड लो IE अकर एट एल्काइली मेटल, है ना। एल्काइली मेटल हमारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके अंदर जो उनकी आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, लो, मतलब सबसे कम होती है। सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव कर देते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो प्राप्त होता है वो नोबेल गैस के समान प्राप्त हो जाता है ना। किस कौन से ग्रुप के एलिमेंट का, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इसलिए सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे कौन से एलिमेंट के अंदर होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के अंदर हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। ओके, और सबसे ज़्यादा किसमें होती है, नोबेल गैस के अंदर जो हमारे 18 ग्रुप के एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के अंदर सबसे कम, 18 ग्रुप के एलिमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा। ओके, तो ये तो हमारा क्लियर होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रकार से चेंज होती है, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाने पर, ग्रुप के अंदर अप टू डाउन में जाने पर किस प्रकार से चेंज होती है ना। तो इस टॉपिक के अंदर यदि आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो टॉपिक है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। हमारे जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उसके अंदर हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस प्रकार से चेंज होती है उसको हम अलग से समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ये सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस प्रकार से चेंज होती है, उसका क्या ऑर्डर होता है, उसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।